विद्यार्थियों, कार्यशील पूंजी का अर्थ, अवधारणा और विशेषताएं समझने के बाद अब हम कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक के बारे में जानेंगे। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित अथवा इसकी मात्रा को निर्धारित करने वाले प्रमुख घटकों में पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का कार्यशील पूंजी की मात्रा पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यवसाय जैसे कि जन उपयोगी व्यवसाय जैसे कि रेलवे, सड़क, गैस आदि, इनमें अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है, क्योंकि इनकी सेवाओं की निरंतर मांग रहती है और इनका भुगतान तत्काल होता रहता है, अर्थात इसमें पैसा रेगुलर आता रहता है। और कुछ परिवहन सेवाओं में तो ग्राहकों से एडवांस में भी पैसा मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में पैसे की कमी नहीं पड़ती, कैश की कमी नहीं पड़ती। तो इस तरह के व्यवसाय में, जैसे कि जहाँ पर पूरा कैश में ही लेन देन होता है, तो ऐसे व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जैसे कि निर्माणी व्यवसाय, यानी कि जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ पूरा माल, उन्हें जो भी रॉ मटेरियल लेना पड़ता है नगद में लेना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो भी उन्हें अपनी सेल करनी पड़ती है वो टोटली क्रेडिट पर करनी पड़ती है, उधार पर करनी पड़ती है। तो ऐसे व्यवसायों में, यानी कि निर्माणी उत्पादन कार्य में लगे हुए व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट देर से मिलता है। जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं वो सब नगद में होते हैं, लेकिन जो कंपनी की सेल होती है वो उधार में होती है। तो ऐसे व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय का आकार। तो देखिए, बिजनेस के साइज का भी वर्किंग कैपिटल पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यवसायिक इकाई का आकार बड़ा है तो उसमें कार्यशील पूंजी भी अधिक लगेगी, और यदि व्यवसायिक इकाई का आकार छोटा है तो उसमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट है व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र। तो व्यापार चक्र और व्यवसाय चक्र का भी सीधा सीधा प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। जैसे कि जब तेजी का चक्र चलता है तब मांग में वृद्धि होती है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो मूल्यों तथा उत्पादन में भी वृद्धि होती है, और ऐसी स्थिति में व्यवसायिक इकाइयों का भी विस्तार हो जाता है। यानी कि व्यवसायिक इकाई भी अपना विस्तार करती हैं, क्योंकि मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। तो सीधा सीधा प्रभाव व्यवसायिक इकाइयों पर पड़ता है, तो व्यवसायिक इकाई भी डेवलप हो जाती हैं। तो उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का भी सहारा लिया जाता है। तो इन सभी के कारण अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि मंदी का जब चक्र चलता है तब माल की बिक्री में कमी आ जाती है और मूल्यों तथा उत्पादन में भी गिरावट आती है। तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक इकाइयों का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, यानी कि उनके विकास में भी रोड़े आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि व्यापार चक्र जब तेजी में चलता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और व्यापार चक्र जब मंदी के समय होता है, मंदी की स्थिति में होता है, तब कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है उत्पादन चक्र। तो उत्पादन चक्र से आशय उत्पादन में लगने वाले समय से होता है। तो यह उत्पादन की अवधि अगर लंबी होगी तो अधिक कार्यशील पूंजी फंसेगी, क्योंकि उत्पादन चक्र लंबा चलेगा, यानी कि प्रोडक्शन कार्य देर से जब होगा, अधिक समय तक होगा, तो रॉ मटेरियल या और तमाम तरह के खर्चों के लिए अधिक पैसा लगाना ही पड़ेगा रेगुलर। तो रेगुलर जब पैसा लगता जाएगा तो वो टाइम पीरियड उसका खिंच जाएगा। जब टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, यानी कि अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन जब उत्पादन चक्र छोटा होता है या कम समय में उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के बाद तुरंत सेल होती है, तो ऐसी स्थिति में पैसा आने लगता है। यानी कि जब उत्पादन चक्र कम होता है या उत्पादन चक्र की अवधि कम होती है तो उस स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति, जिसको हम महंगाई की स्थिति बोलते हैं।
तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मूल्यों में वृद्धि की स्थिति या महंगाई की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन व बिक्री के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होने के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में भी वृद्धि होती ही है। अगला पॉइंट है लाभांश नीति, जिसको बोलेंगे डिविडेंड पॉलिसी। यदि कंपनियां उदार लाभांश नीति को अपनाती हैं तो उसे नगद लाभांश वितरण करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि इसके विपरीत स्थिति में कंपनी या तो लाभांश वितरण ही नहीं करती है अथवा बहुत कम दर से लाभांश का वितरण करती है, अथवा लाभांश नगद न वितरित करके बोनस अंशों का निर्गमन करती है। तो ऐसी स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उदार लाभांश नीति में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और इसके विपरीत स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है बैंकिंग संबंध। देखिए, बैंकिंग रिलेशन का भी सीधा सीधा प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। यदि संस्था के बैंक से अच्छे संबंध हैं और समय पर विभिन्न स्कीमों के माध्यम से संस्था को पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्था कम कार्यशील पूंजी का प्रबंध रखती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उत्पादन के समय उसे आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जब बैंकिंग संस्थाओं से खराब संबंध होते हैं तो उस स्थिति में अधिक कार्यशील पूंजी रखना आवश्यक हो जाता है। अगला पॉइंट है निर्माण प्रक्रिया की अवधि। जैसे कि अभी अपन ने उत्पादन चक्र पढ़ा था, उसी आधार पर उसी से मिलता जुलता ही पॉइंट है ये निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कि जब निर्माण प्रक्रिया की अवधि ज़्यादा होती है या लंबी होती है उस स्थिति में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती है, लेकिन जब निर्माण प्रक्रिया की अवधि छोटी होती है तो कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है। अगला पॉइंट है क्रय तथा विक्रय की शर्तें। क्रय तथा विक्रय की शर्तों का भी कार्यशील पूंजी की मात्रा पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यावसायिक इकाई कच्चा माल और अन्य सेवाएं उधार प्राप्त करती है और निर्मित माल नगद बेचती है तो उसे कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यावसायिक इकाई नगद कच्चा माल खरीदती है और उधार माल विक्रय करती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।